एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम फिर काव्य प्रकाश जो कि आचार्य मम्मट द्वारा लिखित है उसके द्वितीय उल्लास में से प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा मानना उचित है या नहीं, इस विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्योंकि लक्षणावादियों ने, जो कि ध्वनि विरोधी मत है, यह कहा कि व्यंजनावृत्ति को मानने की आवश्यकता ही क्या है। जब लक्षणावृत्ति है तो हम लक्षणावृत्ति से ही इससे काम, प्रयोजन रूप जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए लक्षणावृत्ति से ही काम चला ले। यानी प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा के द्वारा हमें जो लक्ष्यार्थ प्राप्त होगा वह प्रयोजन विशिष्ट होगा, इसलिए व्यंजनावृत्ति को मानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के आचार्य मम्मट ने उनका खंडन करते हुए कहा है, प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, अर्थात प्रयोजन से युक्त लक्ष्य मानना उचित नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि प्रयोजन विशिष्ट जो लक्षणा है उसको मानना युक्त क्यों नहीं है। आप कुछ कारण तो बतलाइए जिसके कारण से प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा को मानना उचित नहीं है, वरना तो हम ये कहेंगे कि प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा को मानना उचित है। इस प्रश्न के कारण से आचार्य मम्मट उसका उत्तर देते हुए आगे कह रहे हैं कि कुतः इत्याह, अर्थात प्रयोजन युक्त लक्ष्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यद् उदाहृतम्, अर्थात प्रत्यक्षादेर नीलादि विषयः फलम तो प्रकटता संवित्तिर्वा। यानी प्रयोजन सहित लक्षणा को मानना क्यों नहीं सही है, तो उत्तर दे रहे हैं कि क्योंकि ज्ञान का विषय भिन्न होता है और जो फल है वह अलग होता है। ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलम अन्यद् उदाहृतम्, ज्ञान का विषय तथा फल और कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। प्रत्यक्ष इत्यादि का नील इत्यादि विषय होता है, फल जिसको कोई प्रकटता कहता है, कोई संवित्ति कहता है। वस्तुतः 29वां सूत्र कारण परक है कि प्रयोजन विशिष्ट में लक्षणा क्यों नहीं हो सकती। इसमें अन्य और अन्यत शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का यहाँ पर अर्थ है कि भिन्न काल में प्रतीति गोचर होने वाला तत्व, यानी एक ही काल में प्रतीत होने वाले जो तत्व नहीं है वे भिन्न काल में प्रतीत गोचर होने वाले तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ, ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न होता है क्योंकि उसकी प्रतीति ज्ञान से पहले होती है। इसी प्रकार ज्ञान का फल ज्ञान से भिन्न होता है क्योंकि उसकी प्रतीति ज्ञान के बाद में होती है। ज्ञान का विषय होता है लक्ष्यार्थ तट इत्यादि, और उसका फल होता है शीतलत्व पावनत्व इत्यादि प्रयोजन। ये दोनों एक साथ प्रतीति गोचर नहीं हो सकते, क्योंकि एक की प्रतीति ज्ञान से पहले होती है और दूसरे की बाद में। किसी ज्ञान में विषय कारण होता है और फल उसका कार्य होता है। अतएव विषय और फल दोनों एक काल में हो ही नहीं सकते। इस सूत्र में ही शब्द का ही अन्यः प्रसिद्धार्थक होने के कारण दृष्टांत रूप हेतु परक है, क्योंकि विषय और फल का ज्ञान से भिन्न काल में होना प्रसिद्ध है। इसीलिए प्रयोजन विशिष्ट विषय में लक्षणा नहीं हो सकती। यह सूत्र का फलितार्थ है। विषय और फल के विभेद का एक उदाहरण दें
तो वह ज़्यादा ठीक रहेगा। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान को लीजिए। अक्ष यानी इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इसकी तर्कशास्त्र में परिभाषा दी गई है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और अर्थ यानी वस्तु के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। नेत्र, त्वक और मन, इन 3 इंद्रियों के संयोग सन्निकर्ष से वस्तु का ग्रहण होता है और वस्तु का रूप इत्यादि गुण उसमें समवाय संबंध से रहता है। अतः गुण में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु या उसका नीलादि गुण विषय कहा जाता है, जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान से उसका विषय यानी घट इत्यादि तथा नील इत्यादि पूर्ववर्ती होता है और उस ज्ञान की उत्पत्ति में कारण माना जाता है। इसीलिए ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न होता है। फिर कह रहे हैं कि विशिष्ट लक्षणा नैवम व्याख्यातम, अर्थात इस प्रकार विशिष्ट में लक्षणा नहीं होती, इसकी व्याख्या कर दी गई है। फिर कह रहे हैं कि विशेषाशु तु लक्षिते, लक्षित होने पर या लक्षित हो जाने पर विशेषों की प्रतीति हो जाती है। तटादौ ये विशेषः पावनत्वादयस्ते चाविधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्या तच्च व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्द वाच्यम अवश्यम एषितव्यम, अर्थात तट इत्यादि में जो विशेष पावनत इत्यादि हैं वे अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा से भिन्न दूसरे व्यापार से गम्य होते हैं और वह व्यंजन, ध्वनन, द्योतन इत्यादि शब्द वाच्य अवश्य जाने चाहिए, अर्थात इनको अवश्य ही जानना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न होता है, उसी प्रकार ज्ञान का फल भी उससे भिन्न होता है, क्योंकि वह उत्तरवर्ती होता है। ज्ञान के फल के विषय में 2 मत हैं। भाट्ट मीमांसक कर्म की दृष्टि से विचार करते हैं और न्याय शास्त्री कर्तृप्रधान शब्द बोध मानने में उसके कारण फल को कर्तृगत मानने के पक्षपाती हैं। भाट्ट मीमांसक जो हैं उनके मत में घट के प्रत्यक्ष हो जाने पर उसमें प्रकटता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकटता ही प्रत्यक्ष का फल है। नैयायिकों के मत में ज्ञान का फल होता है ज्ञाता में ज्ञान का उत्पन्न हो जाना, जिससे बाद में वह कह सके कि मैं घट को जानता हूँ। उसका यह कह सकना ही ज्ञान का फल होता है। इसे नैयायिकों की भाषा में संवित्ति, संवेदन, अनुव्यवसाय इत्यादि कई नामों से पुकारा जा सकता है। संवित्ति, संवेदन या अनुव्यवसाय में ये सब ज्ञातृ धर्म है और प्रकटता ज्ञेय धर्म है। चाहे हम भाट्ट मीमांसकों के अनुसार ज्ञेय धर्म प्रकटता को ज्ञान का फल माने अथवा नैयायिकों के अनुसार ज्ञातृ धर्म अनुव्यवसाय को फल के रूप में स्वीकार करें, दोनों अवस्थाओं में फल ज्ञान से उत्तरकाल भावी ही सिद्ध होता है और पूर्वकाल भावी हेतुरूप विषय के साथ प्रतीति गोचर नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्रयोजन सहित लक्ष्यार्थ में लक्षणा नहीं मानी जा सकती। 29वें सूत्र की व्याख्या मूल से हटकर की गई है। मूल के अन्य शब्द का अर्थ पूर्वकालवाची लिया गया है और अन्यत का अर्थ उत्तरकालवाची लिया गया है। ग्रंथ की संगति के ऐसा करना अनिवार्य था। यदि यथाश्रुत अर्थ लिया जाता तो उसका अर्थ होता कि विषय और फल परस्पर भिन्न हैं।
इस अर्थ से मूल का सामंजस्य 3 अवस्थाओं में हो सकता है। प्रथम, यदि शीतलता और पावनता लक्षणा का फल हो। द्वितीय, यदि प्रयोजन विशिष्ट में लक्षणा मानने पर विषय और फल का भेद भी तिरोहित हो रहा हो। और तृतीय, प्रकाशकार की व्याख्या से उसकी संगति लग जाए तो क्या लक्षणा का फल शीतत्व पावनत्व हो सकते हैं? फल 2 प्रकार का होता है, एक तो जन्य फल और दूसरा ज्ञाप्य फल। शीतलत्व पावनत्व ये लक्षणा के जन्य फल नहीं हो सकते, क्योंकि लक्षणा तीर में शीतलता और पावनता उत्पन्न नहीं करती। ये धर्म तो स्वभावतः तीर में विद्यमान रहते हैं, अतः इनका ज्ञान ही लक्षणा का जन्य फल कहा जा सकता है। अब यदि ज्ञान लक्षणा का फल है और शीतत्व पावनत्व विशिष्ट तीर लक्षणा का विषय है, तो विषय और फल में भेद स्वभावतः सिद्ध हो जाता है। तब यह कहना कि प्रयोजन विशिष्ट में लक्षणा मानने पर विषय और फल का भेद मिट जाता है, किसी प्रकार संगत नहीं हो सकता। इसीलिए प्रदीपकार ने ज्ञाप्य फल का सिद्धांत स्वीकार किया, जिसका अर्थ है स्वजन्य ज्ञान विषयत्व। स्व अर्थात तीर, तत्जन्य ज्ञान है शीतलता पावनता विषय ज्ञान, उसका विषय है शीतलता पावनता। इस प्रकार शीतलता पावनता फल सिद्ध हो जाते हैं। और यह तर्क भी संगत हो जाता है कि जबकि शीतलता पावनता ज्ञान के फल हैं, तो वे विषय कैसे बन सकते हैं? किंतु इस अर्थ से मम्मट की व्याख्या का सामंजस्य नहीं बैठता। मम्मट ने भट्ट मीमांसक के विवरण के साथ लिखा है कि ज्ञान का फल प्रकटता होता है। मैं घट को जानता हूँ, इसका फल है घट में प्रकटता का उत्पन्न हो जाना, न कि घट में प्रकटता का ज्ञान उत्पन्न हो जाना। प्रकटता या ज्ञातता विषय का धर्म है, जिसके उत्पन्न हो जाने पर अज्ञात वस्तु अज्ञात नहीं रहती, अतः ज्ञाप्य संबंध से भी काम नहीं चल सकता। इसीलिए उक्त कारिका का यथाश्रुत अर्थ छोड़कर यह अर्थ करना पड़ता है कि ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न होता है, क्योंकि वह ज्ञान से पहले होता है, और ज्ञान का फल उससे इसलिए भिन्न होता है कि वह ज्ञान से उत्तरवर्ती होता है। इस प्रकार इसका उपसंहार करते हुए यह कहा जा सकता है, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रयोजन विशिष्ट लक्ष्यार्थ यानी शीतलत्व पावनत्व विशिष्ट तीर में लक्षणा नहीं हो सकती, किंतु होता यह है कि पहले लक्षणा जो है उससे तट इत्यादि लक्ष्यार्थ का बोध हो जाता है, उसके बाद पावनत्व इत्यादि विशेषताओं का बोध होता है। इस बोध में अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा ये तीनों वृत्तियां अकिंचित कर हो जाती हैं। तब इनके प्रत्यायन के लिए कोई दूसरा व्यापार स्वीकार करना हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है। उस व्यापार को व्यंजन, ध्वनन, द्योतन, अंजन, प्रकाशन, प्रत्यायन, अवगमन, बोधन, सूचन इत्यादि किसी नाम से पुकार सकते हैं। ये नामकरण इसी आधार पर किए गए हैं कि जिस प्रकार विद्यमान वस्तु दीपक से व्यक्त या प्रकाशित कर दी जाती है, उसी प्रकार किसी स्थान पर सन्निहित अर्थ व्यंजना व्यापार के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने लक्षणावादियों के इस बात का खंडन किया है कि प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा को अगर हम स्वीकार कर लें तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि यह ठीक नहीं है। और ठीक न होने का कारण उन्होंने बताया कि ज्ञान का विषय अलग होता है और ज्ञान का फल अलग होता है। अस्तु छात्रों, आज हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। अग्रिम विषय को लेकर के हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और पूर्ववर्ती ज्ञान के साथ में इसका
संयोजन करके और इसको एकत्र करके अपने नोट्स तैयार करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।